हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो हम आचार्य शुक्ल जी का इतिहास पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे जो इसमें राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने इसकी भूमिका लिखी है, तो आज हम उनकी भूमिका को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। 1930 का दशक हिंदी साहित्य के रचनात्मक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक और कथानक के परंपरागत स्थूल वृत्त प्रेमचंद के हाथों में दृष्टि संपन्न कथाकृतियाँ बनते हैं, तो दूसरी ओर प्रसाद निराला पंत महादेवी के यहाँ पिछले इतिवृत्तात्मक काव्य वर्णन सूक्ष्म अनुभूति विधान का रूप लेते हैं। जैसे इसी के समानांतर रामचंद्र शुक्ल कवि वृत्त संग्रह का इतिहास बनाते हैं। इसी के समानांतर रामचंद्र शुक्ल कवि वृत्त संग्रह को इतिहास बनाते हैं। अपने हिंदी साहित्य का इतिहास के वक्तव्य का आरंभ वे ऐसे करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था, उन्होंने अपना इतिहास की जो शुरुआत थी, वक्तव्य का आरंभ था, कहाँ से किया था? इसी लाइन से किया था। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी बता रहे हैं कि वे अपने इतिहास के वक्तव्य का आरंभ ऐसे करते हैं। हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में, यानी उसके बाद सन 1889 में डॉक्टर अफसर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। तो यहाँ पर चतुर्वेदी जी ने बताया है कि उन्होंने शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहा था। फिर ग्रियर्सन के इतिहास को क्या कहा? बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा। सन 1913 में इस सभी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया, 3 भागों में प्रकाशित किया। तो ये पूरा जो कथन है, ये पूरी लाइन है शुक्ल जी की है, और इसी को रामस्वरूप चतुर्वेदी जी बता रहे हैं कि इसी से उन्होंने अपने इतिहास की शुरुआत की। शिव सिंह सेंगर का वृत्त संग्रह है, ग्रियर्सन का बड़ा कवि वृत्त संग्रह और मिश्र बंधुओं का बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। इस लाइन को आप लोग अच्छे से समझेंगे। जहां जहां पे मैं हाईलाइट करती जाऊंगी उसको आप ध्यान देंगे कि यहाँ से प्रश्न बन चुका है और बनाया जा सकता है। बनाया क्या, इनकी हर लाइन से ही प्रश्न बनता है। तो ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं उस पर हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक, आगे है, यानी वृत्त क्रमशः बढ़ता जाता है, जो एक तरह से वृत्त की प्रकृति ही है। इस वृत्ति को इतिहास बनाना रामचंद्र शुक्ल का काम है। दर्शक से दृष्टा बनना, यही इतिहास लेखन की प्रक्रिया है। दर्शक दृश्यों और घटनाक्रमों को देखता है बाहर से, दृष्टा इसके साथ साथ उनकी आंतरिक संगति को भी देखता पहचानता है। यों रामचंद्र शुक्ल के साथ रचना, आलोचना और इतिहास का विलक्षण तालमेल बनता है पहली बार। तब वृत्त संग्रह घटनाक्रम है, इतिहास है दृष्टि। इस प्रसंग में आचार्य शुक्ल ने अपनी दृष्टि का आख्यान इतिहास के आरंभ में ही कर दिया है। वक्तव्य में वे कहते हैं, तो जो आचार्य शुक्ल का वक्तव्य है, फिर से बार बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। कल ही हमने पढ़ा था आचार्य शुक्ल का वक्तव्य, और उसी को बार बार रामस्वरूप चतुर्वेदी जी बता रहे हैं कि उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या कहा है। तो वक्तव्य में शुक्ल जी कहते हैं, मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया था। इसकी तुलना कुछ ही आगे मूल इतिहास के काल विभाग का प्रवर्तन जिस वाक्य से होता है, वह जैसे इतिहासकार के समस्त दर्शन का सार और सूत्र हो। गोदान, कामायनी और राम की शक्ति पूजा की ही तरह, जिसका आरंभ अंश हिंदी पाठक की जातीय स्मृति का अंग बन गया है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है।
ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है एग्जाम में, ये यहाँ से प्रश्न बन चुका है कि ये कथन किसका है। ध्यान देंगे, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। शुक्ल जी का कथन है। तो जिस कथन में चित्तवृत्ति आ जाए उसी से हम समझ जाएंगे ये शुक्ल जी का कथन है। परवर्ती बहुत से इतिहासकारों और इतिहासविदों ने अपना अपना इतिहास दर्शन बड़े विस्तार में बखाना है। चतुर्वेदी जी कह रहे हैं, तब उनके यहाँ दर्शन ही दर्शन है, दृष्टि नहीं और इतिहास नहीं। यह बखान एक तरह का स्वशब्दवाच्यत्व दोष है। इतिहास दर्शन तो वह है जो इतिहास में से निःसृत हो। रामचंद्र शुक्ल के यहाँ इतिहास दर्शन और इतिहास के बीच ऐसा ही रिश्ता है। यहाँ जो लक्ष्य करने की बात है वह वक्तव्य में आए शिक्षित जन समूह और काल विभाग के उक्त मंतव्य में जनता शब्द की प्रयोग छायाएं। यह भी स्मरणीय है कि आधुनिक काल में पहुंचकर यह प्रयोग एक बार फिर शिक्षित जनता हो जाता है। तब समझना होगा कि इतिहासकार के अनुसार जनता के साथ क्रिया प्रतिक्रिया में सृजनात्मक लेखन होता है। इतिहास की रचना शिक्षित जन समूह की बदलती हुई प्रवृत्ति के अनुकूल होती है। रामचंद्र शुक्ल के सतत सावधान गद्य प्रयोग का उदाहरण यहाँ आरंभ में ही मिल जाता है। इसके साथ साथ आधुनिक काल के ठीक पहले रीतिकाल के समापन अंश में इतिहासकार ने इन दोनों के बीच एक तीसरी स्थिति की ओर संकेत किया है। साधारण श्रेणी के पाठक। ब्रजवासी दास के प्रसंग में लिखा है, पर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रजविलास ही है जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों में है। तो शुक्ल जी ने ब्रजवासी दास के प्रसंग में लिखा। प्रश्न बन सकता है, ये लाइन देगा और पूछ लेगा कि ये कथन किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। किसके लिए कहा? तो ब्रजवासी दास के लिए कहा कि पर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रजविलास ही है जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों में है। इससे कुछ और निचले दर्जे का संकेत बाजारी प्रयोग से मिलता है, जो रीतिकाल के उपसंहार में ग्वाल और बोधा जैसे श्रृंगारिक कवियों के प्रसंग में आता है। यों रचना के साथ भावक वर्गिक प्रवृत्ति की परख इतिहासकार बराबर करता चलता है। फिर चतुर्वेदी जी कहते हैं कि एक और रोचक प्रसंग यहाँ सामने आता है। लेखक ने अपने वक्तव्य में स्वयं स्पष्ट किया है, लेखक मतलब शुक्ल जी को कह रहे हैं, कि इस इतिहास का बीज रूप उसके द्वारा प्रस्तुत छात्रों के उपयोग के लिए कुछ संक्षिप्त नोट में दबा है। यह संयोग से कुछ अधिक है कि अपनी हिंदी साहित्य की भूमिका 1940-30 के दशक की एक और विशिष्ट कृति में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी उसका आरंभ अपने विश्वविद्यालय परिसर विश्व भारती शांति निकेतन पर छात्रों के लिए तैयार नोट्स से बताया है। यों हिंदी के दो प्रसिद्ध इतिहास दो अध्यापकों के नोट्स में से प्रस्फुटित हुए हैं, हिंदी के साहित्यिक परिदृश्य पर और अन्यत्र भी। विश्वविद्यालयीय आलोचना पद का प्रयोग कुछ अवमानना के अर्थ में होता है, जबकि इन महिमाशाली इतिहासों का स्रोत एकदम उल्टा संकेत देता है। इसका कारण शायद यह हो कि अच्छा अध्यापक स्वयं अपने व्याख्यान में सीखता, खोजता और रचता है, और आलोचना की भी एक तरह से यही प्रक्रिया कही जा सकती है। अच्छा आलोचक होने के लिए जरूरी नहीं कि वह अध्यापक हो, पर अधिसंख्य अच्छे आलोचक अच्छे अध्यापक भी रहे हैं। चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि अच्छा आलोचक होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह अध्यापक हो, लेकिन जो अच्छे आलोचक होते हैं वे अच्छे अध्यापक भी रह चुके हैं। यह देखा जा सकता है। अच्छे पद यहाँ दोनों स्थितियों में बराबर से साभिप्राय होगा। इतिहास लेखन में रामचंद्र शुक्ल एक ऐसी क्रमिक पद्धति का अनुसरण करते हैं जो अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करती चलती है, विशेषतः जबकि साहित्य का इतिहास यहाँ पहली बार व्यवस्थित रूप में कहा जा रहा है।
तो प्रश्न बनता है कि किसका साहित्य, किसका इतिहास व्यवस्थित रूप में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसका है? तो शुक्ल जी का है। ठीक। विवेचन में तर्क का क्रमबद्ध विकास ऐसे है जैसे बड़ा कलावंत अपने गायन में राग को विकसित और अनाविल करने के लिए धीरे धीरे बढ़त करता है। इतिहास के उन्मीलन में आलोचना की यह शैली कितनी उपकारक होती है, यह दिखाने के लिए केवल एक उदाहरण पर्याप्त होगा। प्रसंग एकदम आरंभ का है, आदिकाल में वीरगाथा काव्य का बता रहे हैं। शुक्ल जी ने लिखा है उसमें कि इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राज्यसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी। राज्याश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी और भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्टाचारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेर फार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीर गाथा काल कहा गया। फिर चतुर्वेदी जी शुक्ल जी का ही कथन यहाँ पे लिख रहे हैं कि भारत के इतिहास में यह वह समय था जब मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिम प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन मृत्यु संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, अनहलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कवि, चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य में उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई थी और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के हमले भी होते रहते थे। सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। देश भाषा काव्य का राजभाषा से संबंध, चारणों की मौखिक परंपरा में उन वीर काव्यों का समावेश, मौखिक परंपरा में फेरफार की संभावना से संदिग्ध पाठ, पश्चिम की हिंदू राजधानियां, मुसलमानों के हमले, वहीं की भाषा में वहां के जीवन का चित्रण, यह है इतिहासकार शुक्ल के अनुसार वीर गाथा या कि चारण काव्य के विकास की कथा। उपर्युक्त अपेक्षा लंबे उद्धरण को प्रस्तुत करने से यह संभव होता है कि तर्क का एक एक चरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दूसरे से निकलता दिखेगा। इसीलिए पाठक को उस पर चलने में सुगमता होती है। जटिल से जटिल प्रसंग आसानी से हृदयंगम हो जाता है। लेखक को अपने तर्क पर विश्वास इतना गहरा है कि आवेश की उसे अपेक्षा नहीं रह जाती। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक आचार्य शुक्ल का इतिहास इसी प्रकार तथ्याश्रित और तर्क सम्मत रूप में चलता है। इतिहास लेखन में व्यावहारिक आलोचना की एक और तरह की परीक्षा होती है। प्रवृत्तियों, कालों या कि रचनाकारों पर स्वतंत्र अध्ययन में आलोचक को बहुत कुछ छूट यह मिली रहती है कि वह आलोच्य विषय या लेखक पर बहुत कुछ स्वतंत्र और निरपेक्ष ढंग से विचार करते हुए उनका मूल्यांकन करता है।
पर इतिहास में सापेक्ष मूल्यांकन एक तरह से अनिवार्य पद्धतिक आवश्यकता हो जाती है। यहाँ हर लेखक और प्रवृत्ति का विवेचन अन्यों के संदर्भ में चलेगा। इस सापेक्ष, क्रमिक और किसी कदर तुलनात्मक विवेचन में आलोचना विवेक का बड़ा सधा रूप अपेक्षित होता है। रामचंद्र शुक्ल अपनी व्यावहारिक आलोचना में भी और इतिहास लेखन में भी इसका बड़ा सटीक परिचय देते हैं। विशेषतः एक प्रवृत्ति के अंतर्गत सक्रिय या कि समकालीन लेखकों के मूल्यांकन में वे दोनों पक्षों के वैशिष्ट्य और उनकी सीमाओं का भी आकुंठ विवेचन करते चलते हैं। इस प्रसंग में हम दो उदाहरणों को उठाएंगे। एक है सूर तुलसी विषयक, जहाँ हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का पूरा पसारा है, और दूसरे आधुनिक काल के दो गद्य व्यवस्थापकों का अपना अपना वैशिष्ट्य। आशय महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास से है। सूर में प्रसंगोद्भावना की जो क्षमता है वह तुलसी में नहीं। अपनी यह मान्यता आलोचक और इतिहासकार तुलसी के प्रसंग में भी रखता है। शुक्ल जी तुलसी के प्रसंग में कहते हैं कि सूर में प्रसंगोद्भावना के जो क्षमता है वह तुलसी में नहीं, और फिर सूर के संदर्भ में फिर कहते हैं तुलसी के विवेचन के अंतर्गत वह कहता है कि प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सूर सागर में पाई जाती है वह तुलसी के ग्रंथ में नहीं मिलती। सूर प्रसंग में विवेचन यो है कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। ठीक, तो शुक्ल जी तुलसी के विषय में कहते हैं, एक सेकंड, तुलसी के विषय में कह रहे हैं कि प्रसंगों की जो उद्भावना सूर सागर में पाई जाती है वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। फिर सूर के प्रसंग में क्या कहते हैं? सूर के प्रसंग में कहते हैं कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। तो ये दोनों लाइन हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। एक तो ये कि प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना ये किसके लिए कही गई है, और दूसरी प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। तो दोनों कंफ्यूज कर देती हैं कि ये किसके विषय में है और ये किसके विषय में है। इसको अच्छे से समझ लेंगे। ये तुलसी के विषय में है और ये वाली लाइन सूर के विषय में है। पर तुलसी की विशेषता उनकी सर्वांगपूर्णता, जो उनकी काव्य भाषा के विविध प्रयोग में, सभी प्रचलित काव्य शैलियों के चयन में और भक्ति पद्धति में द्रष्टव्य है। फिर शुक्ल जी क्या कहते हैं कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था न जायसी का ब्रजभाषा पर। सारांश यह है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। यों स्वतंत्र विवेचन के साथ साथ सापेक्ष दृष्टि बराबर वर्तमान है। आशंसा के अंतर्गत सूर का जो प्राप्य है वह सूर को मिलना है, तुलसी का जो है वह तुलसी को। सूर तुलसी के साथ साथ जायसी भी विवेचन क्रम के अनिवार्य विषय हैं। इतिहास में दिखाया गया है कि जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। ये भी शुक्ल जी ने ही कहा है। जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ, किसने कहा? शुक्ल जी। जायसी ग्रंथावली की भूमिका में तुलना और स्पष्ट है। जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना उनकी अत्यंत गूढ़ है। ये शुक्ल जी ने किसमें कहा है, किस ग्रंथ में कहा? तो ये उनका ग्रंथ है जायसी ग्रंथावली। उसी की भूमिका में कहा है शुक्ल जी ने कि जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना उनकी अत्यंत गूढ़ है। रामचंद्र शुक्ल का यह आलोचना विवेक जहाँ उनकी वैशिष्ट ग्राहणी क्षमता का संकेत देता है, वहीं उनके सापेक्ष मूल निर्धारण की बुनियादी पात्रता का भी। व्याख्या विवेचन मूल्यांकन के पक्षियों एक दूसरे में घुल मिलकर पाठक के मन में आलोचक की अनिवार्य व्यापक विश्वसनीयता को प्रतिष्ठित करते हैं। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।